हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे सिटीजनशिप के बारे में और अगला जो पॉइंट था ये था, डू ऑल सिटीजन हैव इक्वल राइट्स। क्या सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट हैं? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में सबको इक्वल राइट्स दिए हुए हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि नहीं, मेन बात यही है ना। मान लो आपको पास काम करने का अधिकार है, सरकार काम ही नहीं दे रही या कोई जॉब क्रिएट ही नहीं कर रही, तो आप कैसे मानोगे कि आपको राइट्स है? शिक्षा का अधिकार है, बट स्कूल ही नहीं है आपके एरिया में, आप इतनी कैपेसिटी नहीं रखते कि बुक्स वगैरह खरीद कर आपकी स्टडी हो सके, तो उस अधिकार का कोई फायदा नहीं होता। और राइट्स जो लिखे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कई बार क्या होता है, उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि क्या वो राइट प्राप्त कर सकता है या नहीं प्राप्त कर सकता। तो क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? जैसे दिल्ली के लोग हैं, वो शुद्ध हवा के लिए जूझ रहे हैं। भारत के संविधान में एक राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार है। क्या वो जीने का अधिकार है जो दिल्ली वासी हैं, जिसको शुद्ध हवा नहीं मिल रही और जो दमा या फेफड़ों की बीमारी से शिकार हो रहे, क्या उनको राइट्स है? वोट का अधिकार है, बट आपको वोट से ज़्यादा अपना काम करना उस दिन ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या वोट का अधिकार का सही ढंग से यूज कर पा रहे हैं? तो ये माना जाता है कि जो अधिकार हैं वो ज़्यादातर जो उच्च वर्ग है उसी के लिए हैं, वो उसी को पा सकते हैं। जो गरीब हैं उनके लिए अधिकारों की कोई वैल्यू नहीं है जब तक उनकी इकोनॉमिक हालत, सोशली सामाजिक और एजुकेशनली हालत ठीक नहीं होती। और इसके लिए सरकार को प्रयत्न करने चाहिए। भारत में जैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, उसमें सरकार को गाइडलाइन है कि आप ये काम कीजिए सरकार लोगों की ऊपर उठाने के लिए, ताकि एक्चुअल में उनको राइट मिल सके। फुल एंड इक्वल मेंबरशिप टू सिटीजनशिप दैट मीन्स दैट ऑल सिटीजन हैव इक्वल राइट्स। फुल सिटीजनशिप का मतलब होता है सबको समान अधिकार, और हमारे देश में भी ये अधिकार हैं। However, to deal with the problem of the poor is a significant problem these days. और पुअर लोगों को ये अधिकार दिलवाना, उनकी समस्याओं को खत्म करना, समस्याओं को खत्म करके उनको अधिकार देना एक बड़ी समस्या है हर डेमोक्रेसी के लिए। ए हज अमाउंट ऑफ द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ स्लम डिवेलपर्स। भारत जैसे देश में 40 करोड़ के लगभग लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। घर नहीं है, हाउसिंग उनकी अच्छी नहीं है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, पीने का पानी नहीं है, जो कैलोरीज का भोजन चाहिए, जिस ऊर्जा का, एनर्जी का, वो नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि उनको राइट्स मिले हुए हैं? पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ स्लम डिवेलपर्स। बहुत सारी जनसंख्या हमारी अब भी स्लम्स में रह रही है। आपने धारावी का नाम सुना होगा, अभी बड़ी खबरों में रही है धारावी। महाराष्ट्र में एशिया का सबसे बड़ा स्लम्स है, ये स्लम एरिया है। स्लम का मतलब यहाँ झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं, और सबसे ज़्यादा कोविड-19 के पेशेंट यहीं थे। क्योंकि ये लोग इतनी पॉपुलेशन में वहाँ रहते हैं, प्रिकॉशन कुछ होता नहीं है, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, सफाई वगैरह वहाँ होती नहीं है, तो लगभग सभी लोग वहाँ कोविड-19 की जो कोरोना वायरस था उससे प्रभावित थे। दिल्ली में आप जाओगे, अब तो दिल्ली सरकार ने बड़ा अच्छा काम कर दिया, लेकिन पहले जाते अगर 10 साल पहले तो लोग फुटपाथ पे सोए मिलते हैं आपको, और उस फुटपाथ पे सोने के लिए भी लड़ाइयाँ होती। कोई गाड़ी वाला उनको कुचल जाता, कभी सर्दी कभी बरसात। क्या वो लोग एक्चुअल में जीवन जी रहे हैं? क्या हम कह सकते हैं कि ये फ्रीडम है इनके पास जीने का अधिकार है, इनके पास डिग्निटी का अधिकार है? क्या उस व्यक्ति की डिग्निटी है कि उसको रोड पे सोया हुआ है और उसको एक शराब पीकर गाड़ी वाला कुचल जाता है, और उसको लो वेज पे काम करना पड़ता है जितना भी मालिक चाहता है? मान लो आपकी सरकार ने तय किया हुआ है कि आपको अगर दिन में आप 8 घंटे काम करते 400 रुपये मिलते हैं, तो क्या दिए जाते हैं? वास्तव में नहीं दिए जाते। महिलाओं के साथ तो और भी बुरा हाल है। द कंडीशन ऑफ स्लम इज क्वाइट मिजरेबल विद नो प्राइवेट टॉयलेट्स। और जो लोग स्लम्स में रहते हैं वहाँ ना कोई प्राइवेट टॉयलेट्स होती है, ना वाटर साफ होता है। लाइफ एंड प्रॉपर्टी आर इनसिक्योर इन द स्लम्स। ना उनका जीवन सुरक्षित होता है, प्रॉपर्टी के नाम पर तो उनके पास होगा ही क्या। पीपल वर्किंग एज हॉकर्स। जो लोग हॉकर्स के रूप में काम करते हैं, हॉकर्स में जो ये छबड़ी उठा के सामान बेचते हैं, ट्रेडर्स, प्लम्बर्स,
स्क्रैवेंजर मैंने जो कूड़ा उठाते हैं, और टॉयलेट्स, टेलर्स आर एंड स्लम ड्राइवर विदाउट बेसिक कम्युनिटीज़। ये ऐसे लोग हैं जिनके पास बेसिक कम्युनिटीज़ नहीं है। बेसिक मैंने रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, हेल्थ नहीं है। कैसे हम कह सकते हैं कि इनको इक्वल राइट्स है? अवेयरनेस हैज़ grown about these urban poors and a national policy on urban street vendors was framed in जनवरी 2004। हमारे देश में कानूनों की कोई कमी नहीं है भाई, इतना मैं बता दूं। हर रोज नए कानून बनते हैं और उन कानूनों के हिसाब से इनकी स्थितियों को सुधारने के लिए बड़े बड़े प्रयास भी गवर्नमेंट पॉलिसीज में देखे जा सकते हैं, बट होता कुछ नहीं है, वहीं उनकी स्थिति रहती है और ये लोग उसी में जीवन बिता देते हैं, बीमारी में, अभाव में। उसके बाद है 2004 में एक वेंडर एक्ट बना था। दीज पीपल फेस इवन गोन टू कोर्ट टू गेट देयर राइट्स बैक। दीज पीपल फेस हारसमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट्स। बार बार इनको कहा जा रहा था कि ये झुग्गी खाली करो, बार बार हारसमेंट होती है ना इनकी। ग्रेजुअली स्लम ड्वेलर हैव ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स, और लोगों ने अपने आप को, स्लम ड्वेलर्स ने अपने आप को इकट्ठा किया, कोर्ट में गए और डिमांड की कि चलो हम आपको खाली कर देंगे स्लम्स जो हैं, आप हमें घर तो दीजिए, हमें रहने की जगह दीजिए, हम भी भारत के नागरिक हो, हमें राइट्स मिले हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, आप उसे पूरा कीजिए। अगर आप 19+2 में जाओगे तो 1975 की इमरजेंसी के बारे में पढ़ोगे। उससे पहले संजय गांधी ने दिल्ली का पूरा इलाका स्लम्स का खाली करवा दिया था, जबरदस्ती उनको उठाकर यमुना से पार भेज दिया था। सच पीपल आर डिनाइड इवन बेसिक राइट्स लाइक टू वोट। वोट से भी डिनाइड होते हैं, मतलब ये नहीं कि उन्हें रोकता है कोई, रोकने की बात अलग है, वो जाते ही नहीं है क्योंकि उनको अपने बच्चों के पेट भरने के लिए उस दिन मजदूरी पर जाना पड़ता है। द स्लम ड्वेलर्स, ट्राइबल्स, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, वो लोग जो झोपड़ियों में रहते हैं, वो लोग जो ट्राइबल्स हैं, कबीलों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, बिकम मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हु फेस थ्रेट टू देयर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइवलीहुड। वह ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने जीवन का खतरा बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट आर स्ट्रगलिंग विद द इशू। अब ऐसी बात नहीं कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, बट भारत की बढ़ती हुई पॉपुलेशन, घटते हुए रिसोर्सेस इस बात में एक बड़ा बाधक चीजें साबित हो रही है। अब सिटीजनशिप, इक्वालिटी एंड राइट्स। क्या सिटीजनशिप देने से इक्वालिटी आ जाती है? जैसे आप ऊपर पढ़ चुके हो, कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरह से लिखा जाता है कि आप इक्वल सिटीजन हो, आपके साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आप जितने फंडामेंटल राइट्स हैं भारत में आपको वो मिलेंगे, बट क्या एक्चुअल में वो उनका प्रयोग कर पाते हैं? बात तो ये है ना कि क्या वो एक्चुअल में इसका प्रयोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ठीक है, तो कह देने में और मतलब लिख देने में और होने में बहुत अंतर है। एक रशिया ऐसा देश है जहां अब तक वो लोग जो मतलब काम नहीं पाते, उनको राइट टू वर्क है, अगर काम नहीं पाते तो सरकार उनको पैसे देती है, लाइबल है काम देने के लिए। और इकोनॉमी अगर उनकी मजबूत है, काम मिल जाता है, तो वो वोट डालने भी जाएंगे, उनकी स्थितियां भी अच्छी हो जाएगी, पानी की समस्या भी दूर हो जाएगी, हाउसिंग की भी समस्या दूर हो जाएगी। इस तरह से वो ड्यूटीज भी तभी कर सकता है। एक भारत के नागरिक से हम कुछ ड्यूटीज की उम्मीद करते हैं, तो वो ड्यूटी कब करेगा? जब उसके पास राइट्स होंगे। ठीक है ना। इक्वालिटी इज ए की कॉन्सेप्ट इन सिटीजनशिप। इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आता है सिटीजनशिप में, कि सिटीजनशिप अगर सबको है तो इसका मतलब सबको इक्वल समझ लिया जाता है। क्वालिटी ऑफ राइट आर गुड ड्यूटीज इम्प्रूव एंड क्वालिटी ऑफ क्वांटिटी of people on whom it bestows grows. मार्शल गिव 3 टाइप ऑफ राइट्स। वो कहता है कि एक सिटीजन के रूप में जो मार्शल है वो कहते हैं कि 3 राइट्स होने चाहिए। सिविल राइट्स के रूप में उसे लाइफ, प्रॉपर्टी, लिबर्टी का अधिकार होना चाहिए। नागरिक, एक नागरिक होने के रूप में उसे जीने का अधिकार, उसे उसकी लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार, उसे प्रॉपर्टी का अधिकार होना चाहिए।
पॉलिटिकल के रूप में, राजनीति के रूप में उसे वोट का अधिकार और गवर्नमेंट के कार्यों में पार्टिसिपेशन का अधिकार होना चाहिए, और सोशल रूप में उसे एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का अधिकार होना चाहिए। ऑल दीज राइट्स मेक इंडिविजुअल लाइफ डिग्निफाई। इस तरह से अगर ये तीनों राइट्स मिल जाते हैं किसी व्यक्ति को, तो वो आत्मसम्मान से जी पाता है। मार्शल परसीव्ड सोशल क्लास एज सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। अगर किसी भी देश में सोशल इश्यूज हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, तो ये कहता है कि वो जो सोशल रूप से डिस्क्रिमिनेशन है वो क्या है, वो इक्वालिटी के खिलाफ है, वो इनइक्वालिटी है किसी भी देश में। और इक्वालिटी लाने के लिए ज़रूरी है कि जो लोग हैं उनको समान समझा जाए, इक्वालिटी ख़त्म की जाए सोशली और नेशन लेवल पे। उसके बाद है ओल्गा टेलिस वर्सेस बीएमसी केस। किसी भी एग्जाम्पल को समझने के लिए इस तरह के किसी भी थ्योरी को समझने के लिए इस तरह के एग्जाम्पल ज़रूरी हैं। तो क्या केस हुए, बहुत सारे देखो आप कि कानून है उसके बावजूद भी हमारे देश में क्या क्या सिचुएशन आती है। जो ए सोशल एक्टिविस्ट ओल्गा टेलिस मूव्ड द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन 85। एक ओल्गा टेलिस थे, सोशल एक्टिविस्ट जो सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ते हैं, उन्हें सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में गए बॉम्बे म्युनिसिपैलिटी के खिलाफ। म्युनिसिपैलिटी होती है ना जो एक बड़े शहर का शासन चलाती है। 85 की बात है। ही फाइल्ड ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसके बारे में हम दूसरी बुक में पढ़ेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में। ये एक ऐसी लिटिगेशन होती है भाई, समझ लो ये भी, जैसे आप पर कोई अत्याचार होता तो आप कोर्ट में जाते, उसे वो तो आपका पर्सनल केस है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार जो व्यक्ति जिस पर जो शिकार होता है, जिस पर अत्याचार होते हैं, वो इस काबिल, इस स्थिति में नहीं होता कि वो अपने लिए आवाज़ उठा सके। तो ऐसे लोग जो ओल्गा जैसे लोग होते हैं, जो समाज में बुराइयों के खिलाफ लड़ रहे हैं, गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, वो भी एक लिटिगेशन दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि इस तरह से एक समाज पे या एक ग्रुप ऑफ पीपल्स पे इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं और आपको ये मामला सुनना चाहिए। 85 से पहले कोर्ट ऐसी सुनवाई नहीं करता था। मतलब अगर आपका अपना केस है तो कोर्ट सुनता था, नहीं तो नहीं सुनता था। उसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक्सेप्ट की जाने लगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कोई व्यक्ति अपना केस खुद लड़ने में कामयाब नहीं है, अपना केस खुद नहीं लड़ सकता, तो दूसरा कोई व्यक्ति भी इस तरह की PIL देकर उसका केस कोर्ट में चलवा सकता है। उसने इसी तरह जो लोग थे, वो जो जिसके लिए ओल्गा लड़ रहे थे, वो उन्होंने अपने केस खुद नहीं दायर किया, ओल्गा ने उनके लिए केस दायर किया सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि पीपल वर लिविंग और पेमेंट ऑन इन स्लम सिंस दे डिड नॉट हैव द अल्टरनेटिव अकोमोडेशन नियर देयर प्लेस ऑफ वर्क। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ बॉम्बे स्लम्स को हटा रही थी, तो उन्होंने पिटीशन दायर किया कि जब तक इनको रहने के लिए आप जगह नहीं देते, तब तक आप इसको हटाएंगे नहीं। इफ दे वर इन्वेक्टेड दे वुड लूज देयर लाइवलीहुड। अगर वो वहाँ से हटाए गए तो वो अपनी जीविका उनकी खत्म हो जाएगी। द सुप्रीम कोर्ट ऑन इट्स जजमेंट सेड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटेड द राइट ऑफ लाइफ इंक्लूड द राइट ऑफ लाइवलीहुड। तो इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि व्यक्ति को का अगर लाइफ का अधिकार है तो उसके अंदर उसका जीविका का भी अधिकार होता है। अरे भाई, जीविका कमाएगा तो ही तो जीवित रहेगा। अगर वो जीविका कमाने का अधिकार छीनती है सरकार, तो इसका मतलब उसका जीने का अधिकार छीन रही है सरकार, और वो छीन नहीं सकती। तो देयरफॉर इफ पेवमेंट ड्वेलर वर टू बी इन्वेक्टेड दे शुड फर्स्ट बी प्रोवाइडेड अल्टरनेटिव अकोमोडेशन अंडर द राइट ऑफ शेल्टर। अगर स्लम आप छुड़वा रहे हैं उनसे, तो सबसे पहले उनको आप मकान दीजिए, तभी आप उनका रहने का जो अधिकार है उसको पूरा कर पाएंगे। आप नहीं छुड़वा सकते। और कोर्ट ने बड़ी अच्छी जजमेंट दी। हाउ आर न्यू क्लेम्स टू सिटीजन्स नेगोशिएटेड। न्यू क्लेम्स का मतलब होता है सिटीजन्स
कौन होते हैं, एलियन कौन होते हैं, सिटीजन्स को क्या अधिकार मिलते हैं, एलियंस को क्या मिलते हैं। छोटी सी बात मैं कहूँ, यहाँ थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही होगी तो उसको आप इग्नोर करना, अपनी स्टडी पे फोकस करना। टू नो अबाउट हाउ न्यू क्लेम टू सिटीजन आर नेगोशिएटेड इट इज नेसेसरी टू नो द डिफरेंस बिटवीन सिटीजन एंड एलियन। एक नागरिक और एलियन के बीच में क्या अंतर होता है। सिटीजन होता है उस देश का नागरिक, एलियन होता है विदेशी। एक मोटा सा अंतर तो ये होता है। और दूसरी बात, जो सिटीजन पर सारे कानून लागू होते हैं, एलियन पे सारे कानून लागू नहीं होते। सिटीजन को सारे प्रोटेक्शन मिलते हैं, एलियन को सारे प्रोटेक्शन कानून के तहत नहीं मिलते। हमारे देश में अगर एलियन कहेगा कि मुझे डिस्क्रिमिनेशन का अधिकार जो है वो मिलना चाहिए, 16 आर्टिकल मिलना चाहिए नौकरियों में, वो एलियंस को नहीं मिलेगा। अमेरिका का नागरिक ये नहीं कह सकता कि यहाँ मुझे रोजगार चाहिए। तो सिटीजन एक लॉफुल क्लेमेंट टू द मेंबरशिप ऑफ ए स्टेट, वो एक लीगल मेंबर होता है। एलियन जो है वो दूसरे स्टेट का होता है। वो जो एलियन होता है वो पॉलिटिकल राइट्स, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन उसके पास होते हैं, लेकिन हम उसके पास कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं होता, मतलब उसके पास कोई वोट देने का अधिकार नहीं होता। हमारे देश में तो बल्कि ये है कि अगर 14 साल से यहाँ कोई नागरिक है तो वो बन सकता है भारत का नागरिक, राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अमेरिका में अगर वहीं पैदा हुआ है तभी कोई अमेरिका में राष्ट्रपति बन सकता है, वैसे नहीं बन सकता। ही इंजॉय सिविल लिबर्टीज, वो जितनी भी नागरिक लिबर्टीज, स्वतंत्रताएं होती हैं सारे उसको मिलती हैं। लेकिन एलियन जो होता है वो सिर्फ वही लिबर्टी यूज करता है जो उसको उस देश की गवर्नमेंट देना चाहती है। ठीक है। उसके बाद सिटीजन कितने प्रकार का होते हैं, सिटीजन कैसे बना जा सकता है। 2 तरह से बनता है। एक तो बाई बर्थ, मतलब अगर वहाँ पैदा हुआ है तब। एक ली जाती है, नेचुरलाइज्ड बोलते हैं उसको। जब अगर आपकी मान लो इंडिया के निवासी हो और अमेरिका की नागरिकता लेना चाहते हो तो इसका मतलब आप नेचुरलाइज्ड होना चाहते हैं वहाँ। तो 2 प्रिंसिपल हैं, ये याद कर लेना। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ जस्ट सिंगुनिस और ब्लड रिलेशनशिप। ब्लड के आधार पर आपके माता पिता यहाँ पैदा हुए हो, आपके ग्रैंड पेरेंट यहाँ पैदा हुए हो, या आप यहाँ इस कंट्री में पैदा हुए तो आप क्या बन सकते हो, इस देश के नागरिक बन सकते हो। इट इज बेस्ड ऑन द ब्लड और डिसेंट, ये वंश के आधार पर या खून के आधार पर होता है। ए चाइल्ड अक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ हिज फादर कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही वाज बोर्न इन हिज ओन कंट्री और एन एलियन कंट्री। मतलब फादर कई बार फादर से उसकी सिटीजनशिप आती है, चाहे वो किसी भी देश में पैदा हुआ हो। मान लो कोई प्रेग्नेंट वुमेन अमेरिका गई हुई है लेकिन उसके बच्चे के फादर जो है यहाँ के नागरिक है, तो उसको क्या मिलती है, इंडिया की ही नागरिकता मिलती है। प्रिंसिपल ऑफ जस्ट सोली और प्लेस ऑफ बर्थ, कई बार कई कंट्री ऐसी चीज नहीं मानते, वो कहते हैं कि नहीं ये हमारे लैंड पे पैदा हुआ तो हाँ ये हमारा ही है। दिस प्रिंसिपल एम्फसाइज ऑन बर्थ प्लेस, ये जोर देता है कि पैदा कहाँ हुआ। मान लो अमेरिकन वुमेन है, कहीं घूमने गई हुई है, तो वहाँ अगर बच्चा पैदा होता है तो उस देश के कानून के अनुसार बच्चा वहीं का है। ए चाइल्ड बोर्न विद इन द टेरिटरी ऑफ स्टेट बिकम द सिटीजन ऑफ दैट स्टेट, अगर बच्चा किसी भी देश की टेरिटरी में पैदा होता है तो वही वहाँ का बच्चा बन जाता है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स, ये मायने नहीं रखता कि उसके पेरेंट कहाँ के। थस ए चाइल्ड बोर्न टू इंडियन पेरेंट ऑन विजिट ऑफ अमेरिका कैन इवन एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अमेरिका, अगर इंडियन पेरेंट्स का कोई बच्चा है और वो अमेरिका उसकी मदर गई हुई है, वहाँ उसका जन्म होता है, तो बच्चा वहाँ की नागरिकता भी प्राप्त कर सकता है। इस तरह के कानून भी पाए जाते हैं वर्ल्ड में। उसके बाद है नेचुरलाइज्ड सिटीजन, ये तो था बर्थ के आधार पर। अब किसी को नागरिकता ग्रहण करनी है तो वो नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है, नेचुरलाइज्ड कैसे हो सकता है। और ये आप पढ़ चुके हो इंक्लूजन में, नागरिकता के इंक्लूजन में। सबसे पहली बात तो मिनिमम रेजिडेंस का, जो भी उस देश के कानून के अनुसार कि इतना रेजिडेंस उसका होना चाहिए, इतने सालों का रेजिडेंस उसका होना चाहिए, तो वो वहाँ का निवासी बन सकता है। उसको किसी भी वहाँ की नेशनल लैंग्वेज का पता होना चाहिए, उसका गुड कैरेक्टर होना चाहिए, वो उस देश के प्रति लॉयल वफादार होने की शपथ ले, या किसी मैरिज कर ले किसी वुमेन से। जैसे अमेरिका में भारतीय कोई भी
लड़का है वो वहाँ की नागरिकता लेना चाहते हैं तो वो अमेरिकन लड़की से शादी कर लेता है। कई बार किसी देश में लैंड परचेज करने का है कि लैंड अगर परचेज कर लेता है तो वो वहाँ का नागरिक बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। जैसे मैरिज है, अगर कोई लड़की फॉरेनर से शादी कर लेती है तो वो वहाँ का नागरिक हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ देशों के कानून अलग हैं जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे मैरिज में हाउर इन जापान में क्या इफ ए वोमन मैरिज एन एलियन, एक जापान की औरत अगर किसी विदेशी से विवाह करती है, हर हस्बैंड एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ जापान, उसका हस्बैंड तो जापान की वो कर सकता है, नागरिकता ग्रहण कर सकता है, वोमेन ऐसा नहीं कर सकती। मतलब अगर वोमेन्स के बाहर की है तो वो नहीं ले सकती नागरिकता। गवर्नमेंट सर्विस है, गवर्नमेंट सर्विस लगभग सारे देशों पर लागू होता है। जैसे यूएसए में अगर आर्मी में अगर आप 5 साल तक काम करते हो तो वहाँ की नागरिकता आपको आसानी से मिल जाती है, फ्रांस की मिल जाती है। गवर्नमेंट सर्विस, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे कुछ देश हैं जैसे पेरू है, मैक्सिको है, अगर आप वहाँ लैंड खरीद लेते हो तो आप वहाँ के नागरिक बन जाते हो। या मैक्सिमम पीरियड, जैसे भारत जैसे देश में भी मैक्सिमम पीरियड के लिए अगर आप यहाँ रहो तो आपको नागरिकता मिल जाती है। ठीक है, नॉलेज ऑफ नेशनल लैंग्वेज, किसी भी देश का नागरिक बनने के लिए वहाँ की एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। कॉन्क्विस्ट का मतलब होता है अगर एक देश दूसरे देश के पार्ट को अधिग्रहण कर लेता है, उसको जीत लेता है, तो जो जीते हुए एरिया के नागरिक हैं वो वहाँ के नागरिक बन जाते हैं। और 7th हमने स्कॉलर्स के बारे में पढ़ा था, इंटेलेक्चुअल स्कॉलर्स, जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं, राइटर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, कलाकार होते हैं, वो भी नागरिकता ले सकते हैं दूसरे देशों की, उनको आसानी से मिलते हैं, उन पर वो रूल लागू नहीं होते जो दूसरों पर लागू होते। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।